ये क्लास 7 के अंतर्गत ईवीएस का 1.5 जो कि पर्यावरण के मित्र ऊर्जा का उपयोग लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी पर सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, भूगर्भ ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सारे ऊर्जाओं में एक तरह से कहा जाए तो प्रमुख स्रोत किसे माना गया है, तो सूरज को माना गया है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा भोजन बनता है, यानी सूर्य के प्रकाश से कौन भोजन बनाता है। तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं इनको बतलाया जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और धरती से एक तरह से कहा जाए तो खनिज लवण लेकर या जल, ये पत्तियां में अपना भोजन बनाते हैं। और यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन याद रखिएगा इस चैप्टर से, प्रचलित और अप्रचलित के बारे में दिया है कि 2 प्रचलित ऊर्जाओं का नाम बताना है। प्रचलित का मतलब जो फेमस है, तो ताप ऊर्जा और ये विद्युत ऊर्जा को बतलाया गया है कि ये प्रचलित ऊर्जाओं के उदाहरण है। स्टीम इंजन चलाने के लिए कौन सा ऊर्जा लगेगा, ताप ऊर्जा। ऑपरेशन करने से पहले चाकू कैंची को कीटाणु मुक्त करने में कौन सा ऊर्जा का प्रयोग होता है, ताप। यानी कि ताप लेकर जो भी कैंची पर, चाकू पर जो भी जीवाणु बैठे होंगे उन सभी को मार दिया जाता है और उसके उपरांत ही ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि जो रोगी है उसके शरीर में कोई भी जीवाणु का अटैक न हो। किस देश में सबसे ज़्यादा वायु शक्ति का व्यवहार होता है। यानी सोचो कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसका पहले नीदरलैंड था, अब उसका हॉलैंड हो गया है। नीदरलैंड हॉलैंड एक ही नाम है। तो किस देश में सबसे वायु शक्ति, यानी कि हमारे नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो वायु शक्ति का वहाँ प्रयोग होता है। पश्चिम बंगाल में 2 ताप विद्युत केंद्रों का नाम बताना है जी। नाम सुने ही होंगे, बजबज और ये कोलाघाट, जहाँ पर ताप शक्ति से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किस हिस्से में सबसे अधिक वायु, सुंदरवन की खासियत कल ये लोग क्लास में बता रहे थे। सुंदरवन की खासियत यह है कि कलकत्ता से 50 किलोमीटर की दूरी पर बतलाया जाता है, मतलब 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि सुंदरी ब्रिज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सुंदरवन का नाम ही काहे पड़ा, वहाँ पर सुंदरी ब्रिज सबसे अधिक पाई जाएगी। और उस जंगल का सबसे एक फेमस जो जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो सुंदरी ब्रिज है, कल ही हम लोग लेसन 6 में पढ़ रहे थे, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो लेसन 6 में दिया था कि ये जो सुंदरी ब्रिज जो है जहाँ उगता है, वहाँ की जो भूमि है वो नमकीन है, वहाँ का जल भी नमकीन है, जिसके चलते ये इसका जो जड़ है वो मिट्टी से निकल के बाहर में आता है सांस लेने के लिए। हर पौधा का जड़ रहता है ज़मीन के नीचे, ये भी ज़मीन के नीचे रहता है, पर वहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी है, तुम्हारा नमकीन, सांस लेने में होता है दिक्कत, जिसके चलते वो जड़ अपने आप बाहर चले आते, कुट्टी जैसा दिखाई दे। किसका, सुंदरी। भारत में कहाँ सबसे अधिक वायु शक्ति का व्यवहार होता है, बोलिए जी। वो तो नीदरलैंड मानो देश में बोला, भारत में पूछ रहे हैं। गुजरात के संदाभी अंचल में वायु शक्ति, यानी वहाँ पर वही वाइंड मिल जिसको पवन चक्की कहा जाता है, तो उसी पवन चक्की को लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से बिजली उत्पन्न किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के किस अंचल में सौर शक्ति व्यवहार सबसे ज़्यादा है, सागर द्वीप अंचल में। कब अमेरिका, देखो आगे एक क्वेश्चन, कब अमेरिका ने प्रथम बार पेट्रोलियम का उत्पादन किया, तो 1859 था। और ग्राम अंचल का उपला तैयार करने के लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है। उपला मतलब गोईठा, तो बता रहा है कि ग्राम अंचल में उपला तैयार करने के लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है, तो जैव शक्ति। जैव शक्ति से, जैव मतलब जीव जंतु का जो अवशेष होता है उसी से मतलब कि ये उपला तैयार किया जाता है। 2 ज्वलनशील जीवाश्म का नाम बताएं। जीवाश्म किसे कहते हैं, कल ही क्लास से 9 में था, जीवाश्म किसे कहते बताइए।
वहाँ पर दिया था कि जीव जंतु का जो छाप होता है, जो पृथ्वी पर एक तरह से कहा जाए तो छप जाते हैं। जैसे अब हम ही लोग यहाँ पर हैं और अब इसी समय क्या कि कोई तूफान या आपदा है जिसके चक्कर में हम लोग यहीं पर दब जाए, हमारी जो शरीर के छाप है यहीं पड़ जाए, वही जीवाश्म होगा, उसी को फॉसिल कहा जाता है। अज्वलनशील यानी कि जलने में, तो जलने वाला जो जीवाश्म है वो कोयला और खनिज तेल। दो, परिवेश बंधु शक्ति का उदाहरण बताना है, वायु शक्ति और ज्वार भाटा। जैव शक्ति का उदाहरण क्या है? जैव शक्ति किससे मिलेगा? गोबर। तरल सोना, मेट्रो और कंप्यूटर चलाने में कौन सी शक्ति उपयोग, कौन शक्ति? हमारे देश में सबसे अधिक किससे ताप विद्युत प्राप्त होता होगा? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? इस सौर ऊर्जा के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि सूरज के प्रकाश से जितना मिलेगा उतना, मानो कि एक तरह से कहा जाए तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। पर उस किताब में लिखा था कि अगर ज़्यादा मिल गया तो भी दिक्कत, और कम मिल गया तो भी दिक्कत। जैसे मानिए कि कुछ अप्रचलित ऊर्जा का नाम बताना है जी। अप्रचलित, ज्वार भाटा की अप्रचलित मतलब का जो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो पहले फेमस थे वो तो प्रचलित हो गए। और अप्रचलित जैसे ज्वार भाटा की ऊर्जा, लोगों को नहीं पता था कि ज्वार भाटा से भी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि समुद्र के पानी या नदी के पानी को एकल ऊपर उठना ज्वार सामान्य से ज़्यादा। जैसे मानो कि हम कैसे कहें ज्वार, किसी किताब में पढ़े थे ज्वार की, तो लोग कहता है कि समुद्र या नदी के पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते। नहीं, सामान्य से ज़्यादा। अब हम तुमको कैसे मानेंगे कि तुम हमारे पास पढ़े तो तेज़ हुई हो या कम आई हो? तो तुम्हारा एगो लेवल होगा नहीं तो ना, और उससे ज़्यादा है तब तुम मानो कि हम तुमको कुछ तेज कर पाए हैं, और उससे अगर नए लेवल से कम आ गया तो समझो कि तुम्हारे पास तो मतलब कमी का। तो वही बता रहे कि कुछ अप्रचलित यानी कि ज्वार भाटा की ऊर्जा दिया है। और ज़मीन के नीचे जो ताप ऊर्जा है उसको भी कानून शून्य। धरती के नीचे तो ऐसे भी ताप सबसे ज़्यादा है, ताप और दाब, जिसके चलते हर चीज़ क्या होता है कि पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो बताया जाता है ताप ऊर्जा और ज़मीन के नीचे जो ताप ऊर्जा है और ज्वार भाटा, इन्हीं को अप्रचलित ऊर्जा का नाम दिया गया है। अपने प्रतिदिन के जीवन में किन किन ऊर्जाओं पर आप निर्भर रहते हैं? ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसके बिना तो दुनिया ही ना चले। जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाले कुछ यंत्रों का नाम बता दो, किताब में दिया था, बोलिए। सोलर कुकर भी है, सोलर लाइट, सोलर लैम्प, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर साइकिल नहीं आया है। कोयले को जलाकर कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता होगा? ताप। एलपीजी का पूरा नाम? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और ये जो सीएनजी है ना, ये सीएनजी के बारे में हमने जो सुना है कि दिल्ली में जो अधिकांश बसें चलती, हरा रंग का कोई बस उस है, मतलब कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में उस समय था, तो वो बताया जाता था कि ज़्यादातर सीएनजी का यूज़ करते थे। और उसमें से क्या होगा कि तुम्हारा ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। हाई वाला पेट्रोलियम वाला या और जो भी है, इस समय सभी में धुआं फेंकते ज़्यादा था। देखिए, बाह्य प्रचलित शक्ति किसे कहते हैं, तनी जान लेने में भलाई है। तो जिस शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में सबसे अधिक होता है, बोला जिन शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में सबसे अधिक होता है और जिनसे अधिक प्रदूषण होता है, यानी बोला जिसका उपयोग तुम ज़्यादा करो और जिससे ज़्यादा करोगे तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, इसी को प्रचलित शक्ति कहा गया। जैसे जीवाश्म हो गया, ज्वलनशील पदार्थ हो गए, ये सभी प्रचलित में, यानी जिनसे ज़्यादा प्रदूषण निकले। कोयला भी तो ज़्यादा प्रदूषित करता है। अप्रचलित में किसको बोला? तो जिस शक्ति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होता है पर कुछ निम्न क्षेत्रों में, निश्चित क्षेत्रों में सीमावृद्ध है, उसे अप्रचलित शक्ति कहते हैं। जैसे वायु, वायु वाला तो हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं,
और ऐसे भी वायु का उपयोग अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों में शुरुआत हुआ है कि इससे भी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। परिवेश मित्र ऊर्जा किसे कहते हैं? जिन ऊर्जाओं के व्यवहार से परिवेश अपेक्षाकृत कम प्रदूषित होता है उसी को हम लोग परिवेश मित्र ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर शक्ति को बताया गया है कि सौर शक्ति के उपयोग से आपके जहाँ पर रह रहे हैं अपने आसपास से, यानी आपका जो परिवेश है उस परिवेश को बहुत कम ही नुकसान होगा। आप सोलर पैनल यूज़ कीजिए, सोलर लाइट यूज़ कीजिए, सोलर कुकर यूज़ कीजिए, सोलर साइकिल यूज़ कीजिए, सोलर लैंप यूज़ कीजिए, बाकी उससे उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना है। जीवाश्म ज्वलनशील किसे कहते हैं? तो ज़मीन के नीचे रहने वाले ज्वलनशील भंडार को ही जीवाश्म ज्वलनशील कहते हैं। और जनसंख्या बढ़ने वाला, ही थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्या है कि ऐसे टिक भी मारा है और हमने इनके की क्लास में लिखाया भी है कि जनसंख्या बढ़ने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पर ज़्यादातर लोग होगा इस देश में तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको खाद्य का उत्पादन बढ़ाना होगा। ज़्यादा लोग अगर तुम्हारे घर में हो जाए तो क्या करोगी? ज़्यादा खाना उत्पन्न करना होगा। तो उसी तरह से देश में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य होता है, तो ये हमारा खाद्य है, और एक होता है खाद तो यहाँ बोल रहा है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाना होगा। फिर अधिक लोग हैं तो अधिक घर भी बनाना होगा। जब अधिक लोग जनसंख्या है तो परिवहन का व्यवस्था भी तो ज़्यादा करना होगा। देख लो टोटो की संख्या कितना बढ़ गया है। इसके साथ साथ अधिक ऊर्जा का खर्च भी करना होगा। लास्ट है 6 नंबर, ताप ऊर्जा का महत्व बताइए ना। तो ताप ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में, ताप से खाना भी बनाया जाता है, ताप से स्टीम इंजन चलाने में भी होता है, और ताप ही वो चीज़ है, ताप ही वो ऊर्जा है जिसे ऑपरेशन के समय चाकू कैंची को कीटाणु मुक्त किया जाता है।